हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके टेस्ट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे डिस्कशन। जो अभी रिसेंटली आपका टेस्ट हुआ था जिसका नाम था हिमालय। ये टेस्ट कौन कौन से टॉपिक्स पे था? जनरल मीटिंग पे था, बेसिक्स पे था, प्लस शेयर्स। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट था। अब अगले संडे मतलब कल ही 13 अक्टूबर को आपका अगला टेस्ट है जिसमें दो टॉपिक्स आएंगे, शेयर्स प्लस प्रोस्पेक्टस। मगर ध्यान रखना एमसीक्यूज सबके ऊपर हो सकते हैं। जो जो चैप्टर अभी तक हम कवर कर चुके हैं, लाइक बेसिक्स के ऊपर भी हो सकते हैं, जनरल मीटिंग के ऊपर भी हो सकते हैं, और साथ में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो प्रोस्पेक्टस प्लस शेयर्स में से होंगे। तो अगला टेस्ट अच्छे से देना क्योंकि अगला टेस्ट मेरे द्वारा चेक होना है। अच्छा, अब जब मैंने हिमालय की बात की तो ये मैंने आपको 50 मिनट दिए थे, और प्लीज ये ध्यान रखना कि जब भी आप टेस्ट लेते हैं तो उसके ऊपर जो टाइम स्लॉट दिया गया है उसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन काम करती है। तो इसलिए उस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान में रखकर अपनी घड़ी को ऑन द स्पॉट लगा दिया करो अलार्म, और फिर ऑन द स्पॉट बंद कर दिया करो बस उस टेस्ट को करना। तभी उस टेस्ट की गरिमा ऊंची बनी रहेगी। अदरवाइज अगर आप मजे ले रहे हो, नहीं 55 मिनट चले 1 घंटा क्या जा रहा है, वो गलत होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि नेट प्रैक्टिस भी वैसे करो जैसे रियल ग्राउंड के अंदर मैच खेलते हुए करना है। ठीक है जी, चलिए जी। अब हम आते हैं, हमने सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव, सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। ये केस स्टडी बेस्ड नंबर 1 क्वेश्चन था आपके मॉड्यूल 4 जो है आपकी बुक का, जो मैंने आपको दी है उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 था। ये जो बात करता है, मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता था? कहता जी, कंसिडरिंग द वैलिडिटी ऑफ नॉमिनेटिंग मिस्टर विल्सन टू द 1% कंपनी ऑफ जिमी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड द ट्रुथ। अब हुआ क्या था कि विल्सन को नॉमिनेट किया जा रहा था 1% कंपनी के अंदर। अब विल्सन कौन थे? वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं थे। विल्सन वॉज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सवाल उठा, अगर कोई व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो क्या वो नॉमिनी बन सकता है या फिर क्या वो सोल मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? डी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, जो आंसर्स आपके गलत हो रहे हैं, जहां जहां आंसर आपके गलत है उन क्वेश्चंस को मार्क कर देना और लिख लेना कि जब आप सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करोगे तो इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा देखना है एक बार। यानी कि कहते हैं ना कि एग्जाम में जाने से पहले क्या हमें केस स्टडीज करके जानी चाहिए। उस दिन मैं हमेशा कहता हूं कि उस टाइम नई केस स्टडीज नहीं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां आपको प्रॉब्लम आई है वो करके जाना चाहिए। तो गेटिंग इट। चलिए फिर कहते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच द पेड अप बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय द सिरमौर फार्मा लिमिटेड। मैं जरा क्वेश्चन पे आ जाता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये डेटा अवेलेबल था सिरमौर फार्मा लिमिटेड के बारे में। ये जो भी मैं फाइल यहां पर यूज कर रहा हूं, टेस्ट और उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों के दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये कहता है जी कि मैक्सिमम कितने बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो बोनस इशू कहां से करते हैं? फ्री रिजर्व्स में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, सीआरआर में से, कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन, इसे तो यूज नहीं कर सकते। तो कितना हुआ? 4 और 2 6 और 7 13 के 3 हासिल 1, 3 और 8 11, 1 हासिल 1 2 3, 3.13। यानी कि मैक्सिमम 3.13 करोड़ के बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं। लो जी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Virender want to take the benefit of the relaxation available to the small company. Does Paridhan meets the criteria to be classified as a small company? Section 2 clause 85 small company को डिफाइन करते हुए कहता है कि स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। ठीक है जी, ये रहा परिधान। अच्छा, जिसकी पेड अप कैपिटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 करोड़ तक। इसकी 60 लाख है, 4 करोड़ तक हो सकती है, अच्छी बात है। जिसकी टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ तक हो सकती है। लो जी, इसकी 180 लाख है, बहुत अच्छी, 1 करोड़ 80 लाख है। तो यानी कि ये भी बात बन गई। तो यानी कि क्या ये स्मॉल कंपनी कहला सकती है? बिल्कुल स्मॉल कंपनी कहला सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो थर्ड का आंसर क्या रहा हमारा? थर्ड का आंसर बोथ पेड अप कैपिटल टर्नओवर आर लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। तो आंसर इज बी। ठीक है जी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। जिमी इज already a member of the Paridhan and has now promoted his own OPC. Is Jimmy eligible to incorporate OPC as being a member of the an existing member and director of Paridhan? भाई साहब, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मेंबर हो तो क्या आप 1% कंपनी खोल सकते हो? हाँ, क्या दिक्कत है? खोल सकते हो।
ठीक है ना। आप इनफैक्ट एक और ओपीसी के नॉमिनी भी बन सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर द करेक्ट आंसर वुड बी एलिजिबल है। द आंसर इज यस, एलिजिबल है, बिकॉज अ पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी एज अ मेंबर डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर इन एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी अदर देन ओपीसी। ठीक है ना। तो ओपीसी के अलावा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के मेंबर और ओपीसी के बनना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके आंसर्स दिए हुए थे। केस स्टडी नंबर 2 अगेन जो आपके मॉड्यूल 4 का ही क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था, जिसमें बात करता है, ये क्वेश्चन पूरे का पूरा दिया हुआ है। उसके बाद मैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। कहता है विद रेफरेंस टू द कन्वीनिंग द 22nd AGM ऑफ द REL विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, REL की 22nd AGM की चर्चा हुई है। REL की 22nd AGM, ये देखिएगा, एट द सेट 22nd AGM द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहाँ गया, यहां से शुरू होना चाहिए। हाँ, द 21st AGM ऑफ द REL वाज कंक्लूडेड ऑन 30th May 2019 for the financial year 18-19. Okay, the 22nd AGM for considering the financial statement for the year 19-20 could not be convened till 30th September due to outbreak of the COVID। यानी कि 30 सितंबर निकल गया मगर आपने अभी तक मीटिंग नहीं की थी। अच्छा, लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 21st मीटिंग 30th May 2019। तो हमारा AGM का टाइम होता है 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट मीटिंग और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो बनता है 30 सितंबर, परंतु 30th May से अगर 15 मंथ्स काउंट करूं तो डेट विड बी मई से मई, 12 जून, जुलाई, अगस्त, 30 अगस्त तक की डेट आती है। कौन सी? 30 अगस्त, यानी कि विच एवर इज अर्लियर, तो यानी कि 30 अगस्त तक पहले 22nd AGM हो जानी चाहिए थी। बट वो कह रहा है 30 सितंबर तक आपने AGM नहीं की है, इसका मतलब नॉन कंप्लायंस तो हो चुका है। फिर उसके बाद कह रहा है 30 सितंबर तक नहीं की, इसलिए अब आपने एप्लीकेशन फाइल की एक्सटेंशन के लिए ROC के पास। अब एक्सटेंशन के लिए गए हो मगर नॉन कंप्लायंस तो हो गया है, ठीक है ना। तो आइएगा क्वेश्चन पे, ये ध्यान से, जिनका भी गलत है प्लीज मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कईयों का गलत हुआ है, तो जिनका भी गलत हुआ है प्लीज मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? आंसर वुड बी REL हैज फेल्ड टू कंप्लाई with the legal provision because the time gap between the 21st and 22nd AGM is more than 17 month. This would be the most correct answer. ये सबसे ज्यादा सही आंसर होगा। अच्छा, ये जो C ऑप्शन है मैं ये भी पढ़ देता हूं। ए ऑप्शन पहले कहता है ROC हैज टू ग्रांट एन एक्सटेंशन। ROC को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, पिताजी का माल थोड़े ना कि देनी पड़ेगी। REL हैज कंप्लाइड विद द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू होल्डिंग द AGM, ये तो पूरा ही गलत है। REL हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन बिकॉज AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन ऑल द केसेस, ये भी गलत है। समझ आया? तो डी इज करेक्ट। अब आता है विद रेफरेंस टू द इनकम्बर्ड नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज बाय द REL फ्रॉम द GDI, आइडेंटिफाई द डेट फ्रॉम विच द REL हैज नोटिस ऑफ चार्ज अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी। याद करो जी, चार्ज के चैप्टर में एक सेक्शन 80 है। सेक्शन 80 कहता है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, फॉर एग्जांपल GDI की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज था, वो प्रॉपर्टी REL ने परचेज कर ली, तो माना जाएगा कि REL को नॉलेज है इस चार्ज के बारे में। बट कब से नॉलेज है? जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हुआ था उसी दिन से नॉलेज है। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे ना इस कॉन्सेप्ट को बड़े हल्के में लेके आगे चले जाते हैं। तो इसलिए ये देखिएगा, ये रहे इसका डेटा। REL purchased an immovable property for its corporate office from the GDI. An agreement to sell was entered on 21st of August 2020. अच्छा, an agreement to sell. On 31st August 2020, property was registered in the name of REL. 1 month after the date of registration on 30th September, REL came to know, अभी तक कोई डेट नहीं आ रही ढंग की, that the title of property was encumbered. नीचे चलते जाओ, in the later it was mentioned that charge on such property was registered in the name of financial institution from 16th of May. Now this is the correct date. Section 80 कि जहां से हम मानेंगे कि नॉलेज है किसको, REL को, किसकी चार्ज की, वो चार्ज जो GDI की प्रॉपर्टी पे क्रिएट हुआ था। सेक्शन 80, सेक्शन 8080। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिनका भी गलत हुआ है प्लीज मार्क कर लीजिएगा, जिनका भी गलत हुआ है।
क्लियर हो गई इतनी बात? तो सेकंड का व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, विद रेफरेंस टू द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द चेयरमैन एट द एजीएम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द 22nd एजीएम ऑफ द आरईएल, पिक द राइट ऑप्शन। आइएगा क्वेश्चन पे आ जाता हूं। चेयरमैन की बात कहां हुई है, ये देखिएगा लास्ट पैरा, एट द सेड 22nd एजीएम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज नॉट प्रेजेंट। ओ, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस बंदे को डेजिग्नेट किया होगा चेयरपर्सन, वो नहीं आया। फिर अगर चेयरपर्सन नहीं है तो फिर क्या होगा? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल इलेक्ट वन ऑफ देम टू बी अ चेयरपर्सन फॉर द मीटिंग ऑफ द कंपनी। कहां लिखा है? सेक्शन 104 में लिखा है। अच्छा, फिर इन द एब्सेंस ऑफ मेंबर वेणुगोपाल हैविंग द लार्जेस्ट वोटिंग राइट प्रपोज्ड दैट ही वुड बी द चेयरपर्सन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन एंड मेंबर होल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स वर इन फेवर ऑफ दिस, बट ऑन द शो ऑफ हैंड मिस्टर आनंद इज आइडेंटिफाइड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। ओ, यानी कि शो ऑफ हैंड पे आनंद बन चुका है, तो अब आनंद ही कंटिन्यू रहेगा जब तक पोल पे कोई और ना हो जाए। तो फिर द अदर मेंबर्स डिमांडेड फॉर अ पोल, ठीक है जी, द बोर्ड ऑफ मेंबर प्रेजेंट वर यूनानिमसली विलिंग टू अपॉइंट डॉक्टर कुलश्रेष्ठ एज अ चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, और कुलश्रेष्ठ भी एग्रीड था। भाई बोर्ड मेंबर तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, अगर सभी के सभी बोर्ड मेंबर यूनानिमसली भी कह दे कि कुलश्रेष्ठ होगा, उससे कोई नहीं होगा, क्योंकि या तो आनंद रहेगा और या फिर पोल के कारण अब जो आएगा तो वो रहेगा। तो पोल पे अगर कोई और आया, जो दिया नहीं हुआ कि पोल पे कोई आया, पोल के बारे में दिया नहीं हुआ कि पोल हुआ तो कौन हुआ, तो फिर इसका मतलब कौन रहना चाहिए? द करेक्ट आंसर वुड बी सी, आनंद पे आइए। आनंद विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग बट ओनली अंटिल सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द पोल इफ एनी। अगर कोई पोल हुआ तो, क्योंकि उसकी डिटेल तो दी नहीं हुई, जब तक नहीं दी हुई तब तक आनंद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके मॉड्यूल नंबर 4 का ही केस स्टडी नंबर 9 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक था, और आप में से जिसको भी जहां जहां भी जोन से भी पोर्शन गलत हुए हैं इस क्वेश्चन में, मार्क करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन जरूर मार्क करके ये करके जाना एक बार दोबारा से, ठीक है। जिनका बिल्कुल ठीक गया है ठीक है, जिनका एकदम पहले झटके में ठीक गया वो तो बिल्कुल ठीक है, बट जिनका लग रहा है जिन्होंने कि तुक्का मार के ठीक गया है या फिर कॉन्सेप्चुअली हिल गए थे इस क्वेश्चन को करने में, वो मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्योंकि वैसे तो मैं क्लास के अंदर करवाया हुआ है, जब मैंने बायबैक की कैलकुलेशन सिखाई थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बायबैक के करवाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस्ड करवाया था, बिल्कुल ऐसे ही। वो बहुत हैवी था क्वेश्चन, ये बहुत हल्का है उसके मुकाबले। फिर भी हुआ क्या, विद रेफरेंस टू द बायबैक प्रोसेस इनिशिएटेड बाय DAPL, एक कंपनी है जो बायबैक करने जा रही है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी मैं एक शीट यहाँ पर ले रहा हूं। हाँ जी, पहले मैं एक थोड़ा डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये आपके पास डेटा है, DAPL की बैलेंस शीट है, कंपनी बायबैक करने जा रही है अपनी सिक्योरिटी को। आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पेड अप शेयर कैपिटल है 300 की, और रिजर्व एंड सरप्लस है 350 के। अच्छा, 6% सिक्योर्ड डिबेंचर है 1000 के, इसके अलावा अनसिक्योर्ड डेट है 200 करोड़ के। ओके, तो 300 प्लस 350, कंपनी मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकती है, फटाफट बताइएगा। मैंने कहा जी मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? पहला 25%, क्योंकि मेंबर्स बायबैक कर रहे हैं। 300 प्लस 350 यानी कि 650 का 25%, और ये कर लिया आपने। 650 का 25% अराउंड 162 लाख आएगा शायद। अच्छा, मगर मैक्सिमम बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स कितना हो सकता है? 25% ऑफ 300 यानी कि 75 हो सकता है। ये मैक्सिमम बायबैक हो सकता है 75, जो भी करोड़ है या लाख है जो भी है, ठीक है जी। बट अब हमें डेट इक्विटी रेशो भी देखनी है, जो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जी डेट इक्विटी रेशो 1000 प्लस 200, ये आपका डेट हुआ, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी 300 थी, अगर मैं कहूं कि 75 बायबैक हो गया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 350 थे, मगर
आपको कोई सोर्स तो दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब 75 करोड़ का आपने क्या क्रिएट किया होगा। अगर आप 75 करोड़ का बायबैक कर रहे हो तो इसका मतलब है 75 करोड़ का आपने सीआरआर क्रिएट किया होगा, क्योंकि नए इशू की जानकारी तो दी नहीं हुई। तो इसका मतलब 75 करोड़ का सीआरआर क्रिएट हुआ होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये आपने जनरल रिजर्व में से माइनस कर दिया 75। ठीक है जी। अब बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मगर यहां कैलकुलेशन करोगे तो मोर देन 2 टाइम्स आ रही है ये तो। ओ माय गॉड, ओहो, तो इसका मतलब ये बायबैक नहीं हो सकता। जो कंपनी क्वेश्चन में करने जा रही है वो बायबैक नहीं हो सकता। कितना हो सकता है हम वो भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, जो मैंने क्लासेस के अंदर सिखाया भी था कि कितना बायबैक हो सकता है। इसको x मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं और 2:1 कर सकते हैं। अब x का अमाउंट निकाल सकते हैं, कुछ याद हो तो, ठीक है ना। बट फिलहाल यहां तक तो मुझसे क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं। मैंने कहा ना उससे तो बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था। फिर अब पहला क्वेश्चन कहता है, पहला पोर्शन, डीएपीएल कैन बाय बैक 3 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 22 पर शेयर एज इट कैन बाय बैक अप टू 7.5 करोड़ शेयर्स। 7.5 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ 10 नहीं, 75 करोड़ बाय बैक नहीं कर सकती ना भाई, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो रही है। उसके बाद डीएपीएल कैन नॉट बाय बैक 3 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ 22 पर शेयर बिकॉज द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर द बायबैक इज 65 करोड़। अच्छा, फिर डीएपीएल कैन बाय बैक 3 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ 21 पर शेयर बिकॉज द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर द बायबैक इज 65 करोड़। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहता है, डीएपीएल कैन नॉट बाय बैक 3 करोड़ शेयर इवन एट द रेट ऑफ 21 रुपीज पर शेयर, इवन एट द रेट ऑफ 21 पर शेयर। अब भाई साहब बी और सी ऑप्शन सर ये ठीक नहीं है क्या? नहीं हो सकते ना बी और सी, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बायबैक कितने करोड़ रुपए का कर सकते हो आप? 25 करोड़ रुपीस का कर सकते हो। एक्स निकाल के देख लेना, अगर एक्स लगाओगे तो आ जाएगा आपका अमाउंट कि आप 25 करोड़ रुपए का, मतलब 2.5 करोड़ शेयर्स आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। कितने? 2.50 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 आप बायबैक कर सकते हो। बस 2.5 करोड़ से ऊपर बायबैक नहीं कर सकते आप, 2.5 करोड़ शेयर से ऊपर बायबैक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही मेरे पास लास्ट बचता है कि डीएपीएल कैन नॉट बायबैक 3 करोड़ शेयर इवन एट द रेट ऑफ 21 पर शेयर। समझ आया? तो मार्क कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट out of the following regarding the status of the DAPL and its relationship with the NFL. DAPL और उसकी relationship with the NFL आइएगा, DAPPL along with its relationship with the NSL। हाँ जी, लिखता है NFL hold 54% shares of the Dune Fertilizer DFL। अच्छा, हमें तो DAPL समथिंग पूछा ना ये। अच्छा, आगे कहता है NFL can change the composition of the board because it can appoint 5 out of a 12 director on the board of the DAPL। 12 में से 5 डायरेक्टर अपॉइंट करना क्या कंट्रोल कहलाता है? नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 87 कहता है कि आप एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी केवल तभी बनेंगे जब आपका मेजॉरिटी कंपोजिशन पे अधिकार है, मतलब यू हैव द राइट और कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। तो यहां पर कंपोजिशन ऑफ मेजॉरिटी पे अधिकार तो नहीं हुआ, क्योंकि 12 में से 5 पे ही अधिकार है। तो यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप यहां पर नहीं बन पा रही है, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप यहां पर नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? तो दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्या कहते हैं? रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है? बताओ जी, क्या कहलाता है? क्या मैं कह सकता हूं DAPL इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द NFL? ये रहा डी। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ द वेरिएशन ऑफ द राइट इन रिस्पेक्ट। ओ, ये क्वेश्चन भी मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। Legality of the variation of right in respect of a particular class of the shares by NFL and pick the correct statement out of the following regarding the validity of the variation of the shareholders right and compliance by the NFL। हाँ, वेरिएशन ऑफ राइट की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं पैराग्राफ पे आ जाता हूं, क्या क्या हुआ था देखिएगा। हाँ जी, कहता है जी द शेयर कैपिटल ऑफ द NFL इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ द शेयर्स। NFL wants to entrust varied rights to the shares of a particular class. For this purpose, they took the consent in writing from 3/4 of the holder of that class but did not pass the special resolution।
सेक्शन नंबर अगर आपको 48 ध्यान हो तो सेक्शन 48 क्या कहता है? कहता है जी वेरिएशन ऑफ द राइट्स हो सकता है, हो सकता है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना या फिर 3/4 की कंसेंट ले लेना। स्पेशल रेजोल्यूशन बेशक पास नहीं हुआ मगर 3/4 की कंसेंट आ गई, यस, मगर ये पहली कंडीशन पूरी हुई। आगे चलते हैं। ऑल्दो द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ द शेयर्स ऑफ डेट क्लास डज नॉट डू नॉट प्रोहिबिट द वेरिएशन। ओ, यानी कि जो टर्म्स ऑफ द शेयर्स थी उसने मना नहीं किया इस वेरिएशन को। अच्छा, द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी डज नॉट कंटेन एनी सच प्रोविजन रिगार्डिंग द वेरिएशन ऑफ द राइट। अब देखो जी सेक्शन 48 एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या कहते हैं। सेक्शन 48 कहता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, उसके अंदर क्लॉज होना चाहिए कि कंपनी वेरिएशन कर सकती है। यहां पे है ही नहीं, यहां पे ये क्लॉज नहीं है। फिर सेक्शन 48 कहता है कि सपोज अगर मेमोरेंडम में ये क्लॉज नहीं है, अगर मेमोरेंडम में ये क्लॉज नहीं है तो फिर जो टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ दीज शेयर्स है ना, ये जो पार्टिकुलर शेयर्स आप वेरी करने जा रहे हो, इसमें मना ना किया गया हो वेरिएशन के बारे में। मना मतलब प्रोहिबिटेड ना हो। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट अभी पूरे टेस्ट का सबसे पंच लेवल का जो पॉइंट है वो ये है, although terms of the issue of shares of debt class do not prohibit, मना तो नहीं किया हुआ। पहली बात, मेमोरेंडम अलाउ करे। अगर मेमोरेंडम कुछ नहीं कहता तो टर्म्स ऑफ इशू में मना मत हो। मना नहीं है, प्रोहिबिटरी नहीं है, इसका मतलब कंडीशन पूरी हो गई। और क्या ये वेरिएशन इन राइट्स हो सकता है? हाँ, ये वेरिएशन इन राइट हो सकता है। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, अभी तक का मैं बता रहा हूं सबसे प्यारा पॉइंट्स में से ये है। तो थर्ड का आंसर, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट आर वैलिड एंड नेसेसरी लीगल कंप्लायंसेस पूरे हो गए हैं। तो थर्ड का आंसर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आइए फोर्थ पे, मिस्टर परवल कैन विड्रॉ हिज कंसेंट एज अ नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस टू। हाँ जी, अगर कोई नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है तो फिर किसको नोटिस देना पड़ेगा? रूल नंबर 3-4 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। किसको नोटिस? 1% कंपनी को भी और सोल मेंबर को भी नोटिस देना पड़ता है। तो फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन इवैल्यूएट द लीगल वैलिडिटी ऑफ द फिजिकली डिस्ट्रॉइंग द शेयर व्हिच वर बॉट बैक बाय द DAPL। अब सेक्शन 68 क्या कहता है कि जो भी आपने शेयर्स बायबैक किए हैं, बायबैक खत्म होने के बाद उसको अगले 7 दिन के अंदर आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ये सेक्शन 68 में लिखा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि बायबैक कंप्लीट कब हुआ तो हमें ये देखना पड़ेगा बायबैक कंप्लीट कब हुआ है। पढ़िएगा, लिखा है द बायबैक प्रोसेस वाज इनिशिएटेड ऑन 18th of August एंड कंप्लीटेड ऑन 9th of September। 9 सितंबर से 7 दिन मतलब 16 सितंबर तक आपको सभी के सभी फिजिकल शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देना, जो भी आपने शेयर सर्टिफिकेट कलेक्ट किए हैं। 16 सितंबर, 16 सितंबर, यानी कि फिफ्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे सभी के सभी एमसीक्यूज थे। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कहता है प्रशांत इनकॉर्पोरेटेड अ 1% कंपनी मेकिंग ए सिस्टर प्रिया as a nominee. Priya is an Indian citizen. She was born and brought up in Kanpur. However, now Priya and her husband are leaving India permanently to stay with their son, who is settled abroad for the last 15 years. Due to this fact, she is withdrawing her consent of nomination in said 1% company. Taking into consideration the provisions of the Companies Act, answer the question given below. If Priya is leaving India permanently, is it mandatory for her to withdraw her nomination in said 1% company? And in case Priya withdraw her nomination as a nominee to the OPC, whether Prashant can appoint his minor son रुशांग एज अ नॉमिनी। हाँ जी, पहली बात तो हमें क्लियर हो गया कि 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप चाहो तो पहले पूरे का पूरा प्रोविजन लिख सकते हो, सेक्शन 2 क्लॉज 62 रेड विद रूल नंबर 3 and 4 ऑफ द कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल करके पूरे का पूरा प्रोविजन यहाँ पर लिख सकते हो। या फिर आप पहले का प्रोविजन लिखो, उसका आंसर दो, दूसरे का प्रोविजन लिखो, उसका आंसर दो। फिलहाल प्रोविजन में क्या क्या लिखना है आपको, मेन जो चीजें लिखी है क्या कि भैया केवल नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन होगा, रेजिडेंट इंडिया हो या ना हो, वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है 120 दिन कब देखने हैं, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पहले का सॉल्यूशन मैंने कर दिया कि इस केस में प्रिया अगर मान लीजिए अपनी इंडियन सिटीजनशिप मेंटेन रख लेती है आफ्टर मूविंग अब्रॉड, देन शी कैन रिमेन। देखो डिप्लोमेटिकली आंसर दिया है, जरूरी नहीं कि अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं। अगर आपका रेजिडेंट के रूप में पिछले साल स्टे है अभी, अच्छा, अगर आप सिटीजनशिप अगले साल के लिए भी मेंटेन कर रहे हो, पिछले साल का 120 डेज का स्टे मेंटेन करते हुए सिटीजनशिप मेंटेन कर रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, क्या माइनर को नॉमिनी बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। यानी
यानी कि सेकंड का कंक्लूजन करते हुए लिखा कि मेमोरेंडम में 1 पर्सन कंपनी के अलावा एक और व्यक्ति का नाम दिया जाता है नॉमिनी के रूप में, जो कि मेंबर बन जाता है अगर मेंबर को कुछ होता है तो, ठीक है ना। तो नॉमिनी की भी रिटर्न कंसेंट होनी जरूरी है। अब ये व्यक्ति माइनर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, अदर देन माइनर होना चाहिए। फिर इसको कंक्लूड किया। तो जिन्होंने भी इस तरीके से किया है उनको पूरे मार्क्स मिले हैं। मैंने फिलहाल जो एग्जामिनर को जो इंस्ट्रक्शन की ऑडियो थी वो ऑडियो फाइल भी आपके सभी ग्रुप्स में भेज दी है, ताकि आपको पता लग जाए कि कहां कहां पूरे मार्क्स मिलते हैं, कहां कहां मार्क्स कटते हैं। तो उस ऑडियो फाइल्स को भी प्लीज सुन लीजिएगा, ताकि अगले टेस्ट से पहले आपका काफी बेनिफिट हो सके। फिलहाल प्रिज्म लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी कंपनी है ग्राम पीटीई की, यानी कि विदेशी कंपनी की, डिसाइडेड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया। स्टेट द प्रोसीजर। अब वो कहता है प्रोसीजर बताइए। सेक्शन 2 क्लॉज 41 के अंदर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन दी गई है। पूरी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन लिखने के बाद हमने लिखना है ये वाला पैरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी, कोई कंपनी जो कि सब्सिडरी है, एसोसिएट है या फिर होल्डिंग है किसी कंपनी की जो कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है और उसे कंसोलिडेशन में दिक्कत आ रही है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन के बेसिस पे अलाउ कर सकती है कि आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर लीजिए। फिर इन द गिवन केस लिखकर लास्ट में कंक्लूड करना है कि भैया अगर प्रिज्म लिखा है ना, प्रोसीजर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म लिमिटेड, ये जो ऊपर हम प्रोसीजर लिख चुके हैं इसको फॉलो करके चेंज कर सकती है। अब ध्यान रखना, कंक्लूजन में प्रोसीजर नहीं लिखना। जिन्होंने भी कंक्लूजन में प्रोसीजर लिखा उनके मार्क्स कटवा दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा कंक्लूजन क्रिस्पी होना चाहिए, कंक्लूजन बहुत क्रिस्पी होना चाहिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतीक लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद 42 शेयरहोल्डर वांट टू ऑर्गेनाइज द एजीएम ऑन 13 अगस्त 2024 which happened to be a रक्षाबंधन, a day declared as a holiday by the government of अरुणाचल प्रदेश। Advise the company on the feasibility of above। हाँ जी, अनलिस्टेड कंपनी क्या रक्षाबंधन यानी कि कोई पब्लिक हॉलीडे मान लीजिए है, उस दिन क्या कर सकती है? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेशनल हॉलीडे के अलावा कभी भी कर सकते हो। नेशनल हॉलीडे 3 है। तो फिर सबसे पहले आप पूरा एजीएम का प्रोविजन लिखेंगे। एजीएम किस वक्त होनी चाहिए, किस टाइम होनी चाहिए, किस लोकेशन पे होनी चाहिए, ये सारा कुछ लिखने के बाद अब आपने गिवन केस लिखा और कंक्लूड किया है, बस, ठीक है ना। तो देख रहे हो, सबसे पहले प्रोविजन, फिर गिवन केस, फिर कंक्लूजन, बस वही गेम चल रही है और कुछ नहीं। आगे तो उस केस में क्या हो सकती है? रक्षाबंधन वाले दिन बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज नेशनल हॉलीडे नहीं है रक्षाबंधन, नेशनल हॉलीडे केवल 3 है। लास्ट क्वेश्चन था आपका कि कैट प्राइवेट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2nd of June 2012। द कंपनी हैव अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़। कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर टू इट्स डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय ऑन 5th of July 2021। द कंपनी डिसाइड टू इशू 10% स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी 10% स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने जा रही है, विच इन टोटल विल add up to 30% of the paid up equity capital। भाई साहब 50% तक जा सकते हो स्टार्टअप कंपनी के केस में, क्योंकि ये क्या है, यह है क्या स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, लिखा तो नहीं हुआ, स्टार्टअप कंपनी है। 30% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल तक जा सकती है विद अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर। अच्छा, ओह, लॉकिंग पीरियड में तो गलती हो गई, क्योंकि 3 साल तक का हो सकता है। एज इट इज आ गया, मैंने कहा क्वेश्चन में तो स्टार्टअप कंपनी लिखा था मैंने। स्टार्टअप कंपनी में 50% तक जा सकते हो, यहां तो 30% तक जा रहे हो। अदर कंपनी में 25% तक जा सकते हो। हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस फैक्ट इन रिलेशन टू द प्रोविजन फॉर द इशू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर? देखो जी, कहता है ये जो गिवन सिचुएशन है इसमें क्या होना चाहिए, जो कंपनी करने जा रही है सही है कि नहीं। पहले तो मैंने सेक्शन 54 प्लस रूल नंबर 8 के प्रोविजन लिख दिए कि एसआर पास करना पड़ता है, लॉक इन पीरियड 3 साल का हो सकता है, मैक्सिमम 50% तक जा सकते हो, सब कुछ लिख दिया। उसके बाद मैं जब कंक्लूड करूंगा तो कितने पॉइंट पे कंक्लूड करूंगा, देखिएगा। पहली बात, ये पॉइंट ठीक है, 30% वाला लॉक इन पीरियड वाला गड़बड़ है। लॉक इन पीरियड वाला गड़बड़ है भाई। लॉक इन पीरियड 3 साल का हो सकता है, 5 साल का नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिएगा, सारा प्रोविजन लिखने के बाद अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं कि कंपनी ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं जनरल मीटिंग में। दूसरी बात, 50% तक कर सकती है। तीसरा, लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, क्वेश्चन में 5 साल का गिवन है, वो नहीं 3 साल का लगेगा। तो देखो, 3 तरीके के कंक्लूजन आए हैं यहां पर, एक ही क्वेश्चन में 3 कंक्लूजन, क्योंकि उसने कहा उस सिचुएशन पे पूरा केस देके आपसे ये पूछा है कि बताइए कंपनी जो करने जा रही है वो ठीक है कि नहीं। उसने किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अटैक नहीं किया, उसने कहा जो कंपनी करने जा रही है वो ठीक है कि नहीं। तो कंपनी 3 चीजें करने जा रही है इस पूरे क्वेश्चन में, तो तीनों के ऊपर मैंने कमेंट लिख दिया कंक्लूजन के रूप में, ठीक है जी।
तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन। टेस्ट का नाम हिमालय। कल संडे है और कल हमारा अगला टेस्ट आपके पास आ जाएगा। और अगेन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टेस्ट का जो भी नाम होता है, जो भी हर टेस्ट को, जैसे इसको नाम दिया गया है हिमालय, तो उस टेस्ट का नाम प्लीज अपनी ईमेल के सब्जेक्ट मैटर में केवल वही नाम लिखा कीजिए और स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए कीजिए, स्पेलिंग में चेंज मत कीजिएगा। जो भी मैं नाम दूंगा मैं हल्के फुल्के ही नाम दूंगा। जैसे कल के टेस्ट का नाम शायद गंगा होगा, तो जो भी गंगा टेस्ट, गंगा की स्पेलिंग होगी बस वही लिख देना, समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।